नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। न्यूज का एक्सरे वो शो है जो आपसे जुड़ी हुई खबरें लेकर आता है, जो सीधे आपसे सरोकार रखती है। और आज भी कुछ ऐसी खबरें मैं लेकर आ गया। दर्शकों, आज कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आज की एक्सरे रिपोर्ट्स हमने आपके लिए तैयार की है और बड़ी रिपोर्ट्स हैं आज जो आपसे सीधे ताल्लुक रखती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आपको बताऊंगा अल्पसंख्यक, क्या हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक बन जाएगा? आज बहुत बड़ी बात कही गई है, इस पर पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की है। इसके बाद बताएंगे योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप लोगों के लिए नौकरी लेकर आ गई है। नौकरी के आंकड़े देश में क्या है, क्या मिल रहा है, यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आखिर में खबर होगी बाबा खाटू श्याम के भक्तों के लिए। खजाना खुल गया है, इस खजाने में क्या क्या आया है यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन हमारी पहली खबर, अल्पसंख्यक बन जाएगा हिंदू में, क्या बताने वाला हूं आपको। सीमावर्ती इलाकों में कितने मुसलमान बढ़ गए हैं यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। आबादी असंतुलन पर आरएसएस क्या कह रहा है यह मैं बताऊंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कह रहा है। और आखिर में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या बनने वाला है, यह सबसे बड़ा और अहम सवाल है। लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर खबर आपसे जुड़ी हुई होती है और वो खबरें हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। और आज की खबर भी आपके लिए बड़ी जरूरी है। आज की खबर आपको क्यों देखना चाहिए मैं आपको बताता हूं। भारत में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की देखी गई है। वो जनसंख्या जो आपका प्रतिद्वंदी बनकर खड़ी हो जाती है, वो जनसंख्या जिससे आप रोजाना आमना सामना करते हैं, वो जनसंख्या जो कभी कभार आपके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है, अटक जाती है। रास्ते में आते जाते, मेट्रो में सफर करते, भीड़ भाड़ देखकर आपके मुंह से कई बार यह निकला होगा कि इतनी जनसंख्या, इतनी भीड़, ये कहां से आ रहे हैं लोग? देश में कितनी ज्यादा आबादी हो गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी जनसंख्या के कारण लोगों को रोजगार मिलने में मुश्किल होती है। नौकरी लेने जाते हैं तो वहां पर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हाथ आया अवसर भी आप गंवा देते हैं। और इसी तरह स्कूल में जब आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो आपको समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, हम जानते हैं ये बात। इसलिए हम आपके लिए खबर लेके आए और आज हमारे इस मुद्दे पर बात करने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है ये मैं आपको बता देता हूं। हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कह दिया है कि भारत के कुछ सीमावर्ती इलाकों में, बॉर्डर इलाके जो राज्यों से जुड़े हुए होते हैं, वहां बड़े पैमाने पर जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया है। आरएसएस ने अपने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में कहा है इसके पीछे की वजह मुसलमानों की बढ़ती संख्या है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसका सीधा मतलब यह है कि कुछ इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। और ये बात कैसे कही गई है, इस पर हाईकोर्ट का भी एक वर्जन आया है, उस पर पूरी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको बताएंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। हिंदुस्तान ने आबादी के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। लेकिन चिंता की बात यहां देश की बढ़ती जनसंख्या नहीं है, बल्कि चिंता का विषय है दूसरे देशों से अवैध रूप से भारत में रह रहे घुसपैठिए। देश की आजादी के बाद से धीरे धीरे पड़ोसी देशों से हो रही घुसपैठ ने भारत पर जनसंख्या का बोझ डाल दिया है। अब ये घुसपैठ नासूर बनने की तरफ है। बाहरी नागरिकों के भारत में अवैध रूप से बसते जाने के संकेत दे रहे आंकड़े और अनुमान दोनों चौंकाते हैं। बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से लगातार हो रही घुसपैठ बड़ी चिंता का विषय है। यह अवैध घुसपैठ ही है जो देश में अब नागरिकों के हितों और हक को हड़पने का सबब बन गई है, खास तौर पर हिंदुओं के लिए। बार बार बहुसंख्यकों के अल्पसंख्यक बनने की चिंता जताई जा रही है। आरएसएस ने हाल ही में यह चिंता जाहिर की। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई है। सबसे बड़े मार्जिन से असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 के अंतर से जीते। ये वो क्षेत्र है जहां डेमोग्राफी में सबसे भारी परिवर्तन पिछले 25-30 सालों में हुआ है। ये मसला राष्ट्रीय मुद्दा बन बैठा है। क्या है ये मुद्दा?
क्यों इस पर इतनी चर्चा हो रही है, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। और सभी सवालों के जवाब आपको आज मैं देने के लिए आ गया। मेरी पूरी टीम ने रिसर्च के बाद 2 केस तैयार किए आपके लिए। आरएसएस ने क्या कहा और हाईकोर्ट ने क्या कहा। पहले हम बताते हैं आरएसएस ने क्या कहा। मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है। पत्रिका में लिखा है, राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर है, कुछ क्षेत्रों में धर्म विशेष की जनसंख्या संतुलित नहीं है, बिगड़ गई है। सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में काफी बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम बंगाल, बिहार में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। असम और उत्तराखंड में भी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अवैध घुसपैठ के कारण मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी बात क्या है, लोकतंत्र में जनसंख्या फैसले को प्रभावित कर रही है। सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी। और जनसंख्या नियंत्रण नीति अब जरूरी है और इस समस्या का तुरंत हल निकालने की अपील की है। भविष्य में संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन पर असर पड़ सकता है दर्शकों। और राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर भी हमला बोला गया। राहुल जैसे नेता हिंदू भावनाओं का अपमान करते हैं, ममता बनर्जी मुस्लिम कार्ड खेलती हैं और द्रविड़ पार्टियां सनातन को गाली देती हैं। अब बड़ी बात क्या है, आपको सुननी चाहिए। हाईकोर्ट ने धर्मांतरण पर क्या कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की धर्मांतरण पर एक बड़ी टिप्पणी सामने आई दर्शकों। धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों पर कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण हो रहे हैं तो चिंता का विषय है। बहुसंख्यक समाज खुद ही अल्पसंख्यक में बदल जाएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, क्या हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कोर्ट आगे कहता है धर्मांतरण करने वाली सभाओं पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में लोगों को गुमराह किया जा रहा है और धर्म बदलवाया जा रहा है। संविधान अपनी इच्छा से धर्म चुनने की आजादी देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म प्रचार की छूट है और संविधान लालच देकर धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है, जो चल रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, देख लिया आपने, केस हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसके अंदर भी अब कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, क्या जनसंख्या कानून बनना चाहिए। आइए डिटेल में आपको बताता हूं क्या हमने तैयार किया आपके लिए। हमने आपको यह तो दिखा दिया है दर्शकों कि कैसे आरएसएस ने अपनी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अलग अलग समय पर एक बात कही, लेकिन मुद्दा एक ही है, चिंता का। और ये चेता रहे हैं कि वक्त अभी भी संभलने का है, वक्त देश में अवैध घुसपैठ को रोकने का है, बहुसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनने से रोकने का है। और इस बात को हम और आप दोनों समझ चुके हैं, जान चुके हैं। ये सिर्फ हिंदू आबादी पर नहीं बल्कि देश के लिए भी खतरे की घंटी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में देश के संसद के पटल पर राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है। क्या ये कानून बनने वाला है? क्या मोदी सरकार ये कानून बनाएगी? प्रस्ताव रखने के बाद बहुमत से कानून पास हो जाएगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं, या फिर इस पर वही सियासी रोड़ा अटकाया जाएगा? ये सवाल बने हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं किस तरह सियासी हलकों में इसकी चर्चा है, चुनावों में चर्चा होती है, और अब क्या होने वाला है वो इस रिपोर्ट में समझिए। जनसंख्या असंतुलन का ये मुद्दा नया नहीं है। ये वो मुद्दा है जो हाल में ही गुजरे लोकसभा चुनाव के दौरान बेखुल कर उठा। ये वो वक्त था जब देश के 15 राज्यों में लोकसभा चुनाव पूरा हो चुका था। इस बीच अचानक धर्म के आधार पर आबादी के असंतुलन पर वोट का संतुलन अपने हिसाब से खोजने की सियासत तेज हुई। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में हिंदू आबादी का हिस्सा कुल आबादी में घटा है और मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को तुष्टीकरण के कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप लगाया कि मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह कांग्रेस है, जिसने घुसपैठ होने दी, तुष्टीकरण की राजनीति करने दी। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठीज को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। विपक्ष ने इसे बीजेपी की चाल बताया और पूछा कि क्या बीच चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए रिपोर्ट लाई गई है। आपने ब्लूप्रिंट राजनीतिक दलों के सामने, पार्लियामेंट के मेंबर्स के सामने, किसी के सामने रखा है? चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन ये मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। सियासत से आगे बढ़कर अब मांग जनसंख्या नियंत्रण कानून की हो रही है। अब सवाल उठता है
कि क्या सीमावर्ती इलाकों में संतुलन बिगड़ने की चाल चली जा रही है? क्या वाकई धार्मिक समीकरण बदल रहा है? अब बातें आपने सुन ली, आरोप आपने सुन लिए, लेकिन वक्त हो गया है फाइनल एक्सरे रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको आंकड़े बताएंगे। सबसे पहले लेकर चलते हैं इतिहास में। इतिहास जनसंख्या को लेकर क्या कहता है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। आइए बताता हूं इतिहास क्या कहता है। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार हुई है दर्शकों। 1872 में पहली बार जनगणना हुई है आजादी से पहले, और भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी दर्शकों। 1949 भारत आजाद हुआ, उसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ये सब कुछ अधीन हो गया, और 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई। हम पता ही नहीं लगा पाए कितनी जनसंख्या है। लोकसभा चुनाव 2024 में जनसंख्या को लेकर एक रिपोर्ट आई थी दर्शकों, और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की ये रिपोर्ट बताई गई। बड़ी बातें क्या हैं इसमें? रिपोर्ट 167 देशों में आबादी का अध्ययन कर तैयार की गई थी। 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% घट गई, और मुसलमानों की हिस्सेदारी 65 सालों में 43% से ज्यादा बढ़ी है। तो ये आपने देख लिया दर्शकों, इतिहास है। लेकिन वर्तमान में किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, ये आपको जानना चाहिए। आइए लेकर चलता हूं आपको वर्तमान में। वर्तमान क्या कहता है जनसंख्या के बारे में, किस राज्य में कितनी है जनसंख्या, आइए आपको बताता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि जिस तरह से इतिहास हमें चेता रहा है, वर्तमान भी बहुत कुछ बता रहा है। बड़ी बातें यही हैं, जिस तरह से अभी तक आंकड़े आए हैं सामने, वो चेताने के लिए काफी हैं। जल्दी से दिखाइए वर्तमान क्या कहता है। असम में मुसलमानों की बड़ी संख्या है, संख्या बढ़ रही है दर्शकों। इतना ही नहीं, कुल जनसंख्या 3.1 करोड़ है, 31% मुस्लिम रहते हैं। कैसे रहते हैं ये जान लीजिए। ब्रिटिश शासनकाल में पूर्वी बंगाल से मुस्लिम आकर यहां पर बस गए। दूसरा राज्य बताइए, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। यहां पर कितनी संख्या है? 9.1 करोड़ की जनसंख्या में मुसलमान 2.46 यानी 2 करोड़ 46 लाख है। और बांग्लादेश के पास होने के कारण मुस्लिम आबादी पर प्रभाव पड़ रहा है दर्शकों। और बड़ी बात क्या है, केरल में भी 3 करोड़ 34 लाख है संख्या, और केरल में 88 लाख 73 हजार मुस्लिम आबादी है। केरल में कैसे बसे? अरब व्यापारियों के आने से इस्लाम का प्रसार यहां पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल आबादी 19.98 करोड़ है, लेकिन 3.85 करोड़ यानी 3 करोड़ 85 लाख मुसलमान रहते हैं। और बड़ी और अहम बात यही है कि मुगल काल से मुगलों का महत्वपूर्ण केंद्र यहां पर था, इसलिए यह संख्या बढ़ी। बिहार में भी मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया है, 10 करोड़ के आसपास है, लेकिन 16.9% मुस्लिम हैं। और बड़ी बात क्या है, यहां पर भी मुगल और ब्रिटिश काल में मुस्लिम आकर बस गए थे। तो ये वो राज्य हैं जहां पर मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भविष्य में क्या होगा। जो चिंता जताई जा रही है उसको लेकर क्या छिपा हुआ है, आइए देखते हैं। भविष्य में हम आ गए, भविष्य क्या कहता है जल्दी से आपको बताते हैं, क्योंकि बड़ी बातें कह रहा है। बढ़ती जनसंख्या आपके लिए, देश के लिए मुसीबत बन सकती है दर्शकों, और रोजगार के अवसर पर असर पड़ेगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, जनसंख्या असंतुलन से जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है दर्शकों, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फर्क पड़ता है उस पर, और आमदनी के असमान वितरण से भी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। आबादी को शैक्षिक रूप से विकसित करने की जरूरत है, यह हमारा भविष्य कह रहा है। जनसंख्या नीति एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकती है। लेकिन हमारी कोई भी रिपोर्ट आपकी राय के बिना पूरी नहीं होती, इसलिए आम जनता से हमने सवाल किया, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। ये कानून तो मेरे ख्याल से पहले ही बनना चाहिए था। मुझे लगता है कि जितना जल्द हो सके सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। बहुत ही जरूरी है। अब देख रहे हो आप, जैसे जनसंख्या ज्यादा बढ़ने से नौकरियां नहीं मिल रही है लोगों को। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो वो जरूरी है, इसमें यह फायदा है कि देश को विकास हो जाएगा। बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण देश की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण पे काम होना चाहिए, बिल्कुल जरूरत है, और जो सरकारें हैं उनको इसको लागू भी करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरत है, उससे जो आने वाले युवा उनको अच्छी जो है नौकरी मिल सकती है, सब चीज़ें मिल सकती है। निश्चित रूप से
जनसंख्या कानून पर तो सरकार को विचार करना ही चाहिए। जिस प्रकार से आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, देश की 101% जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत देश की जरूरत है, इसको सरकार पर तुरंत विचार करना चाहिए। तो देखा आपने, नौकरी मिल जाए यही लोग कह रहे हैं, अच्छे अवसर मिले यही लोग कह रहे हैं। और आज हमने आपको दिखाई जनसंख्या पर एक एक जानकारी डिटेल्ड में दी है, कहां कितनी आबादी है। लेकिन हमारी दूसरी रिपोर्ट भी आपसे जुड़ी हुई है। क्यों कह रहा हूं मैं, आइए दिखाता हूं आपको। अगली रिपोर्ट हमारी आपके सामने है। योगी नौकरी लाए, लेकिन आज बड़ी बात कही। क्या कहा? चाचा भतीजे वसूली करते थे। मैं बताऊंगा कैसे वसूली होती थी पिछली सरकारों में। यूपी में बम्पर भर्तियों पर पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपको बताऊंगा। और देश भर में रोजगार के आंकड़े क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने देश भर में अलग अलग राज्यों के आंकड़े क्या कहते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज सबसे पहले आपको आज मैं बताने वाला हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कह दी है। क्या कहा है, आइए दिखाता हूं। देश में बेरोजगारी को लेकर काफी हंगामा होता रहा है दर्शकों, लेकिन क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश युवाओं को रोजगार देने के मामले में कौन से नंबर पर है? अगर नहीं बता तो मैं आपको बता रहा हूं। यूपी युवाओं को रोजगार देने में देश में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। यहां की बेरोजगारी दर 2.4% है और 2017-18 में योगी ने यूपी की सत्ता संभाली तो यहां की बेरोजगारी दर थी 6.2%। लेकिन सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में लगातार युवाओं को न सिर्फ नौकरी दी, बल्कि उत्तर प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दिया गया। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां हैं और उत्तर प्रदेश लगातार बेरोजगारी पर चोट कर रहा है। बड़ी बात क्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ही 7,720 नव नियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। ये आज ही की तस्वीर बता रहा हूं दर्शकों आप, और यही बड़ी बात है आज। लेकिन योगी राज में नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता हो रही है। अब मैं आपको 2 तस्वीर दिखाता हूं, ये तस्वीर आप देख लीजिए। यही तस्वीर है आज की। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से संपन्न की जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि पहले वसूली होती थी, किस तरह से चाचा भतीजे खुलेआम उगाही करते थे। इसी तस्वीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सियासत हो रही है। और बड़ी बात यही है कि जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही तो हंगामा तो होना ही था। पहले सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सुनिएगा। ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक ये प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी साथ हमारी तैनाती हो जाए। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं पिछली सरकारों में क्या होता। देखिए, यूपी में योगी राज आने से पहले नौकरी भर्ती में खुलेआम भ्रष्टाचार चलता था। अलग अलग नौकरी के रेट फिक्स थे। इस रेट से मिला पैसा नीचे से ऊपर तक के अधिकारी और संबंधित विभाग के मंत्रियों तक में बांटा जाता था। योगी राज से पहले की भर्तियों में शायद ही कोई ऐसा कर्मचारी हो जिसकी नौकरी बिना सिफारिश या बिना पैसे के लगी हो। पहले की नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के साथ साथ जातिवाद का भी खुला खेल चलता था। जो भी सरकार उस समय सत्ता में रहती थी वो अपने जाति वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देती थी। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों को निर्देश जारी होते थे। एसपी के शासन काल में देखा जाए तो उस समय चपरासी से लेकर हाई क्लास की भर्तियों में यादव जाति के लोगों को खास वरीयता दी जाती थी। यूपी में योगी राज से पहले किसी भी गरीब को नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके पास ना तो पैसा होता था ना ही सिफारिश। लेकिन योगी राज में जो भी व्यक्ति योग्य है उसे उसका हक दिया जा रहा है। यही वजह है कि योगी राज में बेरोजगारी दर अपने निचले स्तर पर चली गई है।
सरकार के दावे आपने सुन लिए, विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया गया, पूर्व की सरकारों पर सवाल उठाए गए। तो हमने समाजवादी पार्टी से भी सवाल किया, वो क्या कह रही है आपको सुनवाता हूं। इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया है तो जननायक पीडीए के सूत्रधार, पीडीए को बढ़ावा देने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही हर एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया है और नौकरी कैसे दी जाए इस पर भी विचार किया है और हर एक मुद्दे पर काम किया है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। तो देखा आपने, यहां तो सियासत होने लगी, एक दूसरे के आंकड़ों को झुठलाया जा रहा है दर्शकों। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने आपके लिए हर राज्य में क्या नौकरी का इस समय आंकड़े तैयार किए। पहला केस क्या कहता है दिखाता हूं आपको। बीजेपी शासित राज्यों में नौकरियां बढ़ी हैं, यह हमारे पास आंकड़ा आया। महाराष्ट्र में 24 लाख नए रोजगार के अवसर आए, राजस्थान में 9 लाख नौकरियां बढ़ी, मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 6 लाख तक पहुंच गया दर्शकों, और बिहार में भी 6 लाख नौकरियां बढ़ी हैं। हरियाणा में यह संख्या जरूर कम रही, 3 लाख रोजगार बढ़े। उत्तर प्रदेश में 8 लाख नौकरियां घटी। अब जो विपक्षी राज्य हैं उनके भी आंकड़े देख लीजिए। इंडी शासित राज्यों में नौकरियां घटी हैं। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी 30 लाख नौकरियां घटी हैं दर्शकों। कर्नाटक में 13 लाख नौकरियां घटी हैं। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 14 लाख के आसपास है और तेलंगाना में 8 लाख नौकरियां घटी हैं। केरल में 7 लाख नौकरियां घटी हैं। तो झारखंड में 4 लाख नौकरियां बढ़ी हैं। ये आखिरी 6 साल के आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, आंकड़े आपने देख लिए, हर राज्य में क्या संख्या चल रही है ये आपने समझ लिया। लेकिन अब मैं आता हूं एक महत्वपूर्ण मसले पर, क्योंकि राज्यों की बात हो गई, देश में क्या चल रहा है यह भी आपको समझना होगा। आइए, देश में इस समय क्या चल रहा है यह भी मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश की बात हमने आपको बता दी, आंकड़े भी बता दिए, लेकिन रोजगार के हालात की जानकारी पूरे देश में कैसी है यह मैं आपको बता रहा हूं। मोदी सरकार में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर है और केंद्र सरकार के जॉब पोर्टल NCS के आंकड़ों के मुताबिक कुल 1 करोड़ 9 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, जबकि नौकरी के लिए रजिस्टर्ड कराने वालों की संख्या महज 87 लाख से आसपास ही है। और देश में नौकरियों की संख्या बढ़ने के बावजूद लोग काम नहीं मिल रहा है ये कहते हैं। इसकी वजह जॉब के लिए जरूरी पैरामीटर्स पर कैंडिडेट्स का खरा ना उतरना है। अब सरकार जॉब पैरामीटर के हिसाब से कैंडिडेट को तैयार करने के लिए भी स्पेशल स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग चला रही है। इसकी कोर्स की चलाने की तैयारी है, जिससे युवाओं को ज्यादा फायदा होगा, आप लोगों को होगा, ज्यादा जॉब मिलेगी, आपको मुनाफा होगा। वहीं सरकार आगामी बजट सत्र में भी नौकरियों को लेकर खास फैसले ले सकती है। बजट आने वाला है दर्शकों, और बजट में आपके लिए क्या खास होगा, बजट में किस तरह की तैयारी कर रही है सरकार, इससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए आप। देश में बेरोजगारी सियासत का एक अहम मुद्दा रहा है। सत्ता किसी की भी रही हो, विपक्ष में बैठा दल हमेशा बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर सरकार को टारगेट करता है। 2014 के बाद से मोदी सत्ता में है, तब से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल सरकार पर रोजगार के मुद्दे को लेकर अटैक करते रहे हैं। मोदी सरकार को विपक्ष भले ही बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरता हो, लेकिन सच तो यह है कि मोदी के शासन में बेरोजगारी का आंकड़ा कम। कोरोना जैसी महामारी का सामना करने के बाद भी सरकार ने देश में बेरोजगारी के आंकड़े को बढ़ने नहीं दिया। मोदी सरकार ने देश में रोजगार का अवसर बढ़ाने के साथ साथ नौकरी की प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश की, जिससे विपक्षी दलों के नेताओं की नौकरी प्रक्रिया के जरिए अपनी जेब में रकम भरने का रास्ता बंद हो गया। यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर और ज्यादा सियासत हो रही है। देश में बेरोजगारी के बहाने विपक्षी दल भले ही मोदी सरकार को हिट करते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो वे खुद अपनी सरकार की वैकेंसियों को नहीं भर पाए। तो ये सवाल एक दूसरे पर उठाए जाते हैं, लेकिन हमने आपके लिए पूरे आंकड़े तैयार किए, फुल और फाइनल। एक्सरे रिपोर्ट क्या कहती है आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले इतिहास क्या कह रहा है, आंकड़े आपके सामने रख देते हैं, फटाफट आपको बताते हैं। यूपीए शासन में नौकरियों का अकाल था, यह हमारा इतिहास बता रहा है। इतना ही नहीं दर्शकों, नौकरियों में जबरदस्त भ्रष्टाचार होता था, आपने भी कई किस्से सुने। बिना पैसे दिए नौकरी मिलना असंभव था और रोजगार के डेटा को मैनेज किया जा रहा था, यह भी हमें सामने मिला। पारंपरिक रोजगार ही एकमात्र विकल्प था
और प्राइवेट सेक्टर में सीमित रोजगार थे। और एक और बड़ी बात, बेरोजगारी दर के आंकड़ों की अनदेखी भी की जा रही थी। लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी काफी कम थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या आंकड़े कहते हैं, आपको एक एक आंकड़ा बताता हूं। एक एक आंकड़ा आज आपके लिए हम लेकर आए हैं वर्तमान का। आइए बताते हैं वर्तमान के आंकड़े क्या कह रहे हैं। मोदी सरकार के 6 साल में नौकरियों की संख्या बढ़ी है दर्शकों। युवाओं की बेरोजगारी दर 8% गिरी है। 2017-18 में रोजगार 46.8% था। 2022-23 में 56% रोजगार हो गया है। इतना ही नहीं दर्शकों, जब ये आंकड़े बढ़े तो हमने ईपीएफओ के आंकड़े जुटाए और उसमें हमें मिला 6.1 करोड़ नए सदस्य जुड़ गए हैं जिनका अकाउंट आ गया। प्राइवेट सेक्टर में जबरदस्त रोजगार बढ़ा है दर्शकों। इतना ही नहीं, इसे लेकर हमने जब एनएससी पोर्टल पर रिक्तियां देखी तो 214%। देखिए आप कितना बढ़ा है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रोजगार बढ़ा गया है और यही वो आंकड़े हैं जो हमने आपको दिखाए। लेकिन आपका भविष्य क्या कह रहा है? अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो हमें इसके लिए भविष्य में चलना होगा। आइए, रोजगार से जुड़े हुए सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन भविष्य क्या कह रहा है आपके रोजगार के लिए? देश में तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है दर्शकों। यह हमारा भविष्य बता रहा है कि रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ने वाले हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आने वाले वक्त में अलग तरह के रोजगार होंगे। किस तरह के रोजगार होंगे? सोशल मीडिया और एआई से। हालांकि लोग कहते हैं घटेंगे, लेकिन यहां बताया जा रहा है बढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र में भी काफी कारोबार बढ़ सकता है। घर बैठे लोग अपना काम कर सकेंगे, इस तरह की सुविधाएं भी और ज्यादा मिलेंगी। कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लेने के लिए इच्छुक नजर आएंगे। महिलाओं के लिए रोजगार का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा। ये हमारा भविष्य कह रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से रोजगार बढ़ता रहे ताकि आप लोगों की समस्या का समाधान हो। बहरहाल, एक और खबर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हर तरह की खबरें हम आपको दिखाएं। हमने आपको उम्मीद करते हैं कि सारे सवालों के जवाब दे दी, लेकिन एक और खबर दिखाइए जरा। अगली हमारी खबर क्या है? खाटू श्याम पर खजाना खुल गया है। कैसे राजस्थान के मंदिरों को करोड़ों रुपए मिले, ये आपको बताने वाला हूं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कौन सी बड़ी बात कह दी, ये भी बताऊंगा। और खाटू श्याम के भक्तों के लिए हमारे पास कौन सी खबर है, आइए सबसे पहले बताते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मंदिरों में क्या हो रहा है ये जानना चाहते हैं। मंदिरों की स्थिति कैसी है, आइए आपको बताते हैं। हमारी ये खबर जुड़ी हुई है दर्शकों मंदिरों से। आप में से कई लोग सुबह शाम मंदिर जाते होंगे। अब राजस्थान के मंदिरों में भक्तों को कोई अव्यवस्था नहीं होगी। अपने ईश्वर के दर्शन के लिए कोई भगदड़, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी दर्शकों। खाटू श्याम मंदिर जाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। अब भक्तों को आसानी से दर्शन भी हुआ करेंगे। मेरी किसी भी बात में 1% भी झूठ नहीं है दर्शकों। मेरी हर बात के पीछे एक तर्क होता है और यहां यह तर्क मुझे राजस्थान की भजन लाल सरकार ने दिया। भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी दिख रही हैं आपको बजट पढ़ती हुई। और आज मंदिरों के रखरखाव पर खास फोकस किया गया। राजस्थान सरकार ने ऐलान किया कि राज्य में मंदिरों का कायाकल्प होगा। राज्य सरकार ने इस बजट में प्रदेश के मंदिरों के रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए दिए। सरकार का कहना है कि मंदिरों का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार बहुत जरूरी है ताकि त्योहारों के मौके पर लोगों को धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो जैसा हमने कहा कि असुविधा नहीं होगी, वैसा ही फैसला लिया। लेकिन क्या मिला है, कैसे मिला है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा खाटू श्याम के भक्तों की बल्ले बल्ले हो गई है। खाटू श्याम के भक्त झूम उठे हैं। खाटू श्याम का श्याम सलोना अवतार उन्हें मोह रहा है और आज इस खुशी की वजह भजन लाल की सरकार है। दिया कुमारी ने जो बजट पेश किया है उसमें मंदिरों के सौंदर्यीकरण को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। राजस्थान सरकार मंदिरों के सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेगी। इसके तहत प्रदेश के 20 प्रमुख मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाएगी। खास तौर पर खाटू श्याम मंदिर की भव्यता के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। जैसा कि काशी में कॉरिडोर बनाया है, अयोध्या में है, वैसे ही खाटू श्याम जी में एक कॉरिडोर बनाना है। साफ है, सरकार के इस कदम से न सिर्फ मंदिरों का सौंदर्यीकरण होगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश की और लोगों की आमदनी होगी।
तो आपकी आमदनी होगी, यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश रहें, अच्छे से रहें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। जनरल साहब, मैं ये कह रहा हूं, रशिया ने भी पाकिस्तान के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, दैट वाज आल्सो मैसेज। बट अभी चाइना का एक मैसेज आया कि भाई हम तीनों, एंड दे से दैट चाइना, रशिया एंड इंडिया, वी आर एलिवेटिंग आवरसेल्फ, हम लोग बेहतर कर रहे हैं, इसलिए वेस्ट हमसे परेशान है। तो आर वी सीइंग अ न्यू अलायंस जनरल, एंड इज दैट इजी? देखिए